क्या कोई इंसान इतना बेवकूफ़ हो सकता है कि उसको अपने देश के बारे में ये इन्फॉर्मेशन पता ही ना हो। आजकल बहुत सारे लोग अपने चेहरों पर इस तरह का नकाब डालकर खुद को देश प्रेमी बोलते हैं, लेकिन मेरा ये सवाल उन लोगों से है जो खुद को देश प्रेमी बोलते हैं। क्या आप लोग अपने देश के तिरंगे के बारे में ये इन्फॉर्मेशन जानते हैं? हमारे देश का तिरंगा हमारे लिए एक गर्व का सिंबल है, लेकिन क्या आप लोग जानते हैं हमारे देश के तिरंगे में ऐसे बहुत सारे राज छुपे हैं जो बहुत कम ही लोगों को पता है। ये वीडियो आपको तिरंगे के छुपे हुए ऐसे राजों के बारे में बताएगी जो शायद आपने इससे पहले कभी भी नहीं सुने होंगे। इंडियन फ्लैग में हिडन कोड्स को प्रूव करने के लिए बहुत ही ज्यादा थ्योरीज सामने आई, जिनमें से एक सबसे बड़ी थ्योरी ये थी कि भारतीय झंडे के रंगों में और अशोक चक्र में एक ऐसा हिडन कोड छिपा हुआ है जो मिलिट्री के लिए यूज किया जाता है, जो मिलिट्री को कम्युनिकेशन और सैटेलाइट व्यू में मदद करता है। इस थ्योरी के अनुसार अशोक चक्र में जो 24 तीलियों की पोजीशनिंग है उसमें एक हिडन मैसेज छुपा हुआ है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये टेली कम्युनिकेशन और सीक्रेट मैसेज पास करने का एक कोड है। एक पॉपुलर थ्योरी ये भी है कि झंडे के रंगों के बीच में एक ऐतिहासिक मैसेज छुपा हुआ है जो हर रंग और एक हिस्टोरिक इवेंट को रिप्रेजेंट करता है जो भारत में कभी हुआ था। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अशोक चक्र में 24 तीलियां भारत के एंशिएंट टेक्स्ट और फिलोसफीज को रिप्रेजेंट करती हैं, और कुछ लोगों का कहना है कि ये पहिया एक एंशिएंट नॉलेज को छुपा रहा है जो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये एक ऐसी सच्चाई है जो लोगों से छुपा ली गई है, या फिर ये सिर्फ एक कहानी है जो बरसों से चली आ रही है? आइए जानते हैं इस वीडियो में हमारे तिरंगे के रंगों के बीच में छुपा हुआ ये कोड क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि तिरंगे में जो सैफरन, ग्रीन और सफेद कलर्स हैं वो सिर्फ कलर्स नहीं है, और ये अशोक चक्र में जो 24 तीलियां हैं वो कोई आम तीलियां नहीं है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे राज की तरफ चलेंगे जहां पर हम अपने तिरंगे से रिलेटेड सारे राजों को एक एक करके खोलेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में जानने के लिए बहुत कुछ है। तो सबसे पहले हम तिरंगे का इतिहास उठाकर देखते हैं। पिंगाली वेंकैया ने ये तिरंगा बनाया था, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है इस तिरंगे को बनाने से पहले बहुत ही ज्यादा वर्जन्स इसके प्रपोज किए गए थे, और तिरंगे के डिजाइन्स को काफी बार बदला भी गया। तिरंगे का हर वर्जन हर बार में एक नए मैसेज को लेकर के आया, लेकिन जब आखिर में इस वर्जन को सिलेक्ट किया गया तो ऐसा क्यों किया गया? क्या ये एक रैंडम चॉइस थी, या इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा मकसद था जिससे हम अभी तक अनजान हैं? आज हम इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान काफी झंडों को प्रपोज किया गया, लेकिन अंत में 22 जुलाई 1947 को तिरंगे को भारत का राष्ट्रीय झंडा बना दिया गया। इसे सबसे पहले 15 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के दिन फहराया गया था। हम सब जानते हैं कि भारत का झंडा 3 रंगों से मिलकर बना है, सफेद, केसरिया और हरा, और बीच में इसके एक अशोक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। तो चलिए सबसे पहले तिरंगे के रंगों से शुरुआत करते हैं, क्योंकि रंग ही हैं जो जिंदगी में खुशियां लाते हैं। सैफरन जो सबसे ऊपर का कलर है, ये हमारे एक नजर में हमें वीरता और बलिदान की याद दिलाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि इस सैफरन रंग का एक है? इंडिया के पुराने जमाने में सैफरन को एक दिव्य रंग माना जाता था, जो एक ऐसी अग्नि का सिंबल था जो शुद्धि करती थी। तो क्या ये सैफरन कलर हमारे पुराने आध्यात्मिक कलरों का सिंबल है, या सिर्फ ये आज के टाइम एक देशभक्ति का कलर है जिसमें हमारी सिर्फ एक परछाई छुपी हुई है? इसका दूसरा रंग है सफेद। ये रंग शांति और सच्चाई का सिंबल माना गया है, लेकिन कई पुरानी सभ्यताओं में सफेद रंग को आंतरिक नॉलेज का सिंबल माना गया था। अब मेरा सवाल आपसे है कि सफेद रंग भारत की परंपराओं का सिंबल है, और आखिरी रंग आता है हरा, जिसे अक्सर कृषि और विकास से जोड़ा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये हरा रंग पुराने जमाने में वैदिक ट्रेडिशंस में शुद्धि और प्यार का सिंबल माना जाता था? तो क्या ये तिरंगे के सारे रंग हमें भारत की संस्कृति से जोड़ते हैं, या इनमें कोई और भी गहरा संदेश छुपा हुआ है? और ये कितना ट्रू है सारी स्टोरीज जो भारत के ग्रंथों से आती हैं? तो आइए देखते हैं एक नजर में। भारतीय दर्शन में कलर्स को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू दी गई है। वेदों में रंगों का वर्णन किया गया है और उनका अर्थ भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए इस पर भी कुछ नजर डालते हैं। ऋग्वेद के पहले मंडल में रंगों का जिक्र किया गया है, खासकर सूर्य देवता का, और उनके विभिन्न रंगों का वर्णन किया गया है। सूर्य का रंग सुनहरा और तीव्र होता है, जो कि केसरिया रंग की तरह होता है। यहाँ रंगों को डिवाइन और शक्ति के रूप में देखा गया है। और इसी वेद के 10वें मंडल में विश्वव्यापी रंग और प्रकृति का जिक्र किया गया है, जो स्पिरिचुअल सिंबलिज्म को दर्शाता है। इसकी दूसरी एग्जांपल है यजुर्वेद का चैप्टर 30। यजुर्वेद में भी रंगों को लेकर के बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, और उनको बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन भी किया गया है, खासकर यजनास और रिचुअल्स के दौरान रंगों का उपयोग। यजुर्वेद में रंगों को धार्मिक और रिचुअलिस्टिक तरीके से एक्सप्लेन किया गया है, और इनका उपयोग भी बहुत ही अच्छी तरीके से बताया गया है। अथर्ववेद की बुक 7 में भी इसका एक्सप्लेनेशन बहुत ही अच्छी तरीके से दी गई है। अथर्ववेद रंगों और उनकी शक्तियों के रिलेशंस में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करता है।
है। यहाँ पर रंगों को प्रकृति के विभिन्न अंगों से जोड़ा गया है। दोस्तों सिर्फ वेदों में ही नहीं, उपनिषद में भी रंगों को बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। तो चलिए आइए देखते हैं उपनिषद रंगों के बारे में क्या कहता है। छंदोग्य उपनिषद में रंग और प्रकृति के संबंध में मीडिएटिव और फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव्स दिए गए हैं। ये टेक्स्ट रंगों को यूनिवर्स और ब्राह्मण के संबंध में देखते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है तैत्तिरीय उपनिषद। इसमें भी प्रकृति के रंग और उसकी वाइब्रेशनल क्वालिटीज के बारे में बताया गया है। रंगों को स्पिरिचुअल और एग्जिस्टेंशियल एस्पेक्ट्स के रूप में समझा गया है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बृहदारण्यका उपनिषद। यहाँ पर प्रकृति और उसके कंपोनेंट्स के रिलेशन में रंगों का जिक्र किया गया है, खासकर ब्राह्मण और कॉस्मिक एलिमेंट से संबंधित कॉन्टेक्स्ट में। अब आपको ये भी पता होगा कि रंगों का इंसानी दिमाग पर एक बहुत ही गहरा असर पड़ता है। अगर कलर सही से यूज किए जाएं तो अपने आप में एक बहुत ही गहरा मैसेज इंसानी दिमाग पर छोड़ते हैं। सही तरीके से यूज किए गए कलर्स एक स्पेसिफिक इमोशन को ट्रिगर करते हैं। अब हम बात करते हैं तिरंगे के बीच में बने अशोक चक्र की। आपने देखा होगा कि हमारे तिरंगे के बीच में जो एक चक्र बना हुआ है बिल्कुल सेंटर में, वो एक टाइम का सिंबल है। ये चक्र सम्राट अशोक के टाइम से जुड़ा हुआ है और 24 तीलियों के साथ बना हुआ है। लेकिन इसका मतलब क्या है? क्या इसको रैंडमली तिरंगे के ऊपर बना दिया गया है या इन 24 तीलियों का अपने आप में कुछ मतलब है? बुद्धिज्म धर्म के अनुसार ये 24 तीलियां धर्म के 24 अलग अलग पहलुओं को दर्शाती हैं। कुछ हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि ये 24 तीलियां सिर्फ धर्म के पहलुओं को नहीं बल्कि लाइफ के सर्किल को समझाती हैं। क्या आपने कभी सुना है कि ये 24 तीलियां अपने आप में समय को दर्शाती हैं? एक ऐसा चक्र जो भारत के पूर्व और वर्तमान के इतिहास से जुड़ा हुआ है। और क्या ये तीलियां कुछ एक पुराने वैदिक यंत्र का सिंबल है जो एक पुराने कॉस्मिक कोड को छुपा रही हैं? अशोक चक्र का धार्मिक महत्व जो है वो बहुत ही गहरा है। ये बुद्ध धर्म, जैन धर्म और बाकी अन्य इंडियन धर्मों से जुड़ा हुआ है। बुद्ध धर्म में अशोक चक्र को धर्म चक्र कहा जाता है। ये बुद्धा के पहले उपदेश का प्रतीक भी है जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। और ये जीवन के 8 मार्गों को भी दर्शाता है जो दुख से मुक्त होने का एक बहुत ही अच्छा मार्ग भी है। बुद्धा ने अपने पहले उपदेश में धर्म चक्र परिवर्तन दिया जिसमें उन्होंने जीवन के 4 सत्यों और 8 मार्गों के बारे में बताया। 4 सत्य हैं दुख, दुख का कारण, दुख का अंत और दुख के अंत का मार्ग। और 8 मार्ग हैं सही दृष्टि, सही विचार, सही वाणी, सही कर्म, सही जीविका, सही प्रयास, सही ध्यान और सही समाधि। जैन धर्म में अशोक चक्र को चक्रवर्ती अशोक का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसे राजा का प्रतीक है जो अपने धर्म का पालन करते हैं और अपने राज्य में बहुत ही ज्यादा सुख और शांति लेकर के आते हैं। अशोक चक्र का महत्व और दूसरे भारतीय धर्मों में भी है। हिंदू धर्म में ये चक्र सम्राट अशोक चक्रवर्ती से जुड़ा हुआ है जो एक बहुत ही महान सम्राट थे जिन्होंने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। इसके साथ साथ अशोक चक्र की जो 24 तीलियां हैं उसकी मैथमेटिकल वैल्यू भी है। उसकी इंपॉर्टेंस आपको मैथ्स में भी देखने को मिल सकती है। और जो इसमें वैल्यू है 24, इसका एक खास मीनिंग भी है। और यह मीनिंग क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। 24 घंटे का दिन, 24 पहिए वाला अशोक चक्र दिन के 24 घंटों का प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि जीवन एक चक्र है जो लगातार आगे बढ़ता रहता है। उसके बाद आते हैं 24 तत्व। भारतीय दर्शन में 24 तत्वों का उल्लेख किया गया है जो सृष्टि के मूल घातक हैं। अशोक चक्र इन 24 तत्वों का प्रतीक है। इसके बाद आते हैं 24 चंद्रमा के दिन। 24 पहिए वाला अशोक चक्र चंद्रमा के 24 दिनों का भी प्रतीक है। ये दिखाता है कि समय का चक्र लगातार चलता रहता है। इसी के साथ साथ अशोक चक्र टाइम और स्पीड से जुड़ा है। ये दिखाता है कि जीवन एक चक्र है जो लगातार आगे बढ़ता ही रहता है। दोस्तों अगर हम इसको एक दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें तो फ्लैग पे जो सिंबल बना हुआ है वो अपने आप में एक ज्योमेट्री है और इंडियन हिस्ट्री में सैक्रेड ज्योमेट्री भी यूज की गई है। एक ऐसी सैक्रेड ज्योमेट्री जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज को एक्सप्रेस करने के लिए एक कम्युनिकेशन डिवाइस की तरह यूज की गई थी। सैक्रेड ज्योमेट्री एक बहुत ही पुरानी प्रैक्टिस है जो ज्योमेट्रिक फिगर्स का यूज करके यूनिवर्स के सीक्रेट्स को बताने की कोशिश करती है। ऐसा विश्वास है कि ज्योमेट्रिकल शेप्स में गहरी कल्चरल और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होती है जो कॉस्मोस की व्यवस्था और सुंदरता को भी दर्शाती है। सैक्रेड ज्योमेट्री काफी कल्चर्स में देखी जा सकती है जैसे इंडियन, ग्रीक, इजिप्शियन और सेल्टिक सिविलाइजेशंस। इन कल्चर्स में सैक्रेड ज्योमेट्री फिगर्स को टेम्पल्स, आर्ट्स और रिलीजियस टेक्स्ट में यूज किया गया था। तो आइए इसी से मिलते जुलते कुछ सैक्रेड ज्योमेट्री के एग्जाम्पल्स देखते हैं। इनमें से सबसे पहला एग्जाम्पल है श्री यंत्र। ये हिंदुइज्म में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सैक्रेड ज्योमेट्रिकल फिगर है। इसमें 9 इंटरलॉकिंग ट्राइंगल्स होते हैं जो यूनिवर्स के 9 प्लैनेट्स को भी दर्शाते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है फ्लावर ऑफ लाइफ। ये एक बहुत ही सैक्रेड ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसमें 19 सर्कल्स होते हैं जो यूनिवर्स की साइकिल और लाइफ के सर्कल को दिखाते हैं। इसमें एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है गोल्डन रेशियो। ये एक मैथमेटिकल रेशियो है जो नेचर में पाया जाता है। हालांकि ये सैक्रेड ज्योमेट्री में भी यूज होता है क्योंकि ये कॉस्मोस की ब्यूटी और हार्मनी को दर्शाता
दर्शाता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये अपने आप में कुछ सिंबल्स ही हैं और एंशिएंट सिविलाइजेशन में सिंबल्स को बहुत ही ज्यादा यूज किया गया था। एंशिएंट सिविलाइजेशन ने कॉम्प्लेक्स आइडियाज को कम्युनिकेट करने के लिए सिंबल्स का यूज किया। एक सिंबल एक छोटी और सिंपल डिजाइन होती है जो एक बड़े और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को रिप्रेजेंट करती है। सिंबल्स का यूज रिलीजियस, कल्चरल और पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए होता था। अब सवाल ये आता है कि इतने सारे सिंबल्स कौन कौन यूज करते थे और किस लिए यूज किए जाते थे। तो आइए इसका भी कुछ एग्जांपल देखते हैं कि ये सिंबल्स कहाँ कहाँ यूज किए जाते थे और कैसे यूज किए जाते थे। इसमें सबसे अच्छा एग्जांपल है इजिप्शियन सिंबल्स का। इजिप्शियंस ने अपने रिलीजियन और अपने कल्चर को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत ही सारे सिंबल्स का यूज किया था। जैसे उन्होंने विंग्ड सन डिस्क को सन गॉड रा को प्रेजेंट करने के लिए किया था। दूसरे नंबर पर आता है ग्रीक सिंबल्स। ग्रीक सिंबल्स उनकी मिथोलॉजी और रिलीजियन में यूज हुए। जैसे उन्होंने थंडर और लाइटनिंग के साथ एक मैन को ज़्यूस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया। और तीसरे नंबर पर आते हैं इंडियन सिंबल्स। इंडियन कल्चर में भी सिंबल्स का बहुत ही एक्सटेंसिव यूज किया गया है। जैसे कि ओम सिंबल। ओम सिंबल एक बहुत ही सेक्रेट सिंबल माना जाता है जो कि यूनिवर्स की साउंड को रिप्रेजेंट करता है। अब कलेक्टिवली जब हम सिंबल्स की बात करते हैं तो इनकी इंटरप्रिटेशन की भी बात आती है। हालांकि अभी भी हम बहुत ही दूर हैं इनकी प्रॉपर इंटरप्रिटेशन से, क्योंकि एक मिस इंटरप्रिटेशन इस सिंबल के पूरे मीनिंग को चेंज करके रख सकती है। एंशिएंट सिंबल्स की इंटरप्रिटेशन चैलेंजिंग हो सकती है। ये अक्सर स्पेशलाइज्ड नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की जरूरत होती है। पर्सनल बायसेस और इंटरप्रिटेशंस भी इंटरप्रिटेशन में रोल प्ले कर सकते हैं। बहुत सारे सिंबल्स जो इंडियन कल्चर में यूज हुए हैं उनका हमने मीनिंग भी निकाल लिया है और उसी से रिलेट करके आज हम ये देखेंगे कि इंडियन फ्लैग में जो सिंबल्स यूज हुए हैं या जो कलर्स का यूज किया गया है उनका मतलब क्या है। इसमें सबसे पहली चीज आती है यंत्राज और मंडल्स जो कॉस्मोस की रिप्रेजेंटेशन करते हैं। यंत्राज और मंडल्स इंट्रिकेट ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं जो इंडियन ट्रेडिशन में गहरा असर रखते हैं और ये कॉस्मोस के विजुअल रिप्रेजेंटेशन के रूप में काम आते हैं। ये सेक्रेट सिंबल्स अलग अलग स्पिरिचुअल और रिलीजियस पर्पसेस के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल हमें इंडियन फ्लैग में भी देखने को मिलता है। यंत्राज अक्सर ज्योमेट्रिक पैटर्न्स, कलर्स और सिंबल्स से मिलकर बनते हैं जिन्हें पावरफुल एनर्जी सेंटर्स माना जाता है जो माइंड, बॉडी और सोल को प्रभावित कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड मंडलाज आर सर्कुलर डायग्राम्स जो अक्सर इंट्रिकेट डिजाइन से सजाए जाते हैं और यूनिवर्स की यूनिटी और होलनेस को दर्शाते हैं। अब सवाल ये आता है कि हम इतनी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं लेकिन इसका इंडियन फ्लैग से क्या कनेक्शन है। दोस्तों, इसका इंडियन फ्लैग से बहुत ही बड़ा कनेक्शन है। आइए समझते हैं। इंडियन नेशनल फ्लैग में यंत्राज और मंडलास के एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं। फ्लैग के सेंटर में प्लेस्ड अशोका चक्र एक क्लासिक यंत्र है जिसमें 24 तीलियां हैं। ये चक्र कॉस्मिक व्हील को रिप्रेजेंट करता है जो एग्जिस्टेंस के साइक्लिकल नेचर और 24 प्रिंसिपल्स ऑफ धर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी के साथ साथ फ्लैग के कलर्स भी अपनी एक अलग सिग्निफिकेंस रखते हैं। और हम इंडियन फ्लैग की बात करें और 24 नंबर को देखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम इंडियन न्यूमरोलॉजी के बारे में बात ना करें। तो आइए वो भी देखते हैं कि ये 24 नंबर इंडियन न्यूमरोलॉजी में क्या महत्व रखता है। इंडियन न्यूमरोलॉजी में हर नंबर का एक अपना अलग मीनिंग है। नंबर 24 जो अशोका चक्र के तीलियों को रिप्रेजेंट करता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6 और 4 का प्रोडक्ट है जहाँ 6 यूनिवर्स के 6 एलिमेंट्स अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्पेस और माइंड इन सब को सिग्निफाई करता है और 4 डायरेक्शंस ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह 24 यूनिवर्स की टोटलिटी और बैलेंस को सिंबलाइज करता है। इंडियन फ्लैग एक बहुत ही अच्छा मास्टरपीस है सिंबलिज्म का जो एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन के यंत्राज और मंडलाज और न्यूमरोलॉजी से इंस्पिरेशन लेता है। फ्लैग के डिजाइन और सिंबलिज्म को स्टडी करके हम इंडिया के कल्चरल और स्पिरिचुअल हेरिटेज के लिए एक गहरा अप्रिसिएशन प्राप्त कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।